बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए बच्चों, बात ये है, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 शुरू करें, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम एंड वेज ऑफ गोल सेटिंग के गोल सेटिंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं विजन पे। तो हमने कहा था विजन एक ख्वाब होता है, ठीक है, लैबोरेटरी होता है, बहुत कुछ बताता है, लेकिन जब हम मिशन लिखते हैं तो हम उसको अचीव करने का तरीका कार भी वजाहत करते हैं कि हम इसको कैसे हासिल करेंगे। उसके बाद हम गोल्स पे आ गए थे। गोल्स पे हमने कहा था कि ये एक्सप्रेसिव होते हैं, बयान होते हैं, अल्फाजी होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होते हैं, वो फिगर्स में होते हैं और वो टाइम स्पेसिफिक होते हैं। ये बात हो गई थी हमारी लास्ट 2 लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम बात करना चाह रहे थे कि गोल सेट करने में हमें कौन से मसाइल पेश आते हैं और हम उन्हें किस तरह हल करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम प्रॉब्लम के तौर पे देखें तो जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स इन सेटिंग गोल्स, प्रॉब्लम्स इन सेटिंग गोल्स, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आम तौर पे एक मसला ये होता है कि हमें ऐसे गोल सेट करने होते हैं जो डूएबल हो, लेकिन मसला ये होता है कि इनको कभी भी अनरियलिस्टिक नहीं रखना चाहिए, कभी भी अनरियलिस्टिक नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इंसान जब सोचता है वो कहता ही कि मैं कोई बड़ा काम करूंगा, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि गोल ऐसा नहीं रखना चाहिए जो बायॉन्ड द कैपेसिटी हो, बायॉन्ड द कैपेसिटी, यानी आपकी कैपेसिटी से ही बाहर हो, आपकी कैपेसिटी से ही बाहर हो। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ ये कि ये आप ख्याल रखें, लेकिन बहुत ज्यादा आसान टारगेट भी नहीं रखना चाहिए, फिर वो इंजॉयबल नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि जो टू इजी किस्म का टारगेट होता है उसको बहुत सारे लोग अचीव कर लेते हैं, तो उससे आपको डिस्टिंग्विशनेस हासिल नहीं होती, यानी आप दूसरों से मुनफरिद नहीं हो पाते। तो अचीवमेंट का मजा भी वो है कि उसके अंदर मुश्किल हो लेकिन कैपेसिटी से बाहर भी ना हो। इसका मतलब ये गोल सेट करने वाला अगर बायॉन्ड द कैपेसिटी गोल रख लेता है तो भी बुरी बात है, और बहुत आसान रख लेता है तो भी बुरी बात है, यानी दोनों ही चीजें गलत हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही आपने अपनी कैपेसिटी से आगे जाके रख दिया, अचीव ही नहीं हो सका, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे आज आप में से कोई बच्चा ये कहे कि मैं रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहता हूं या मैं आज एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूं, तो अब ये जो है ना, ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अब वो समझ लीजिए कि आपने उस लिमिट को खो दिया है, वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकल चुका है। या आज कोई बच्चा जिसकी आई साइड -2 है वो कहे जी मैं फाइटर पायलट बन जाऊंगा एयरफोर्स में, तो ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इसको इतना अनरियलिस्टिक ना रखें, लेकिन इतना आसान भी ना रखें कि मैं बीए करूंगा। तो बीए इतने लोग कर लेते हैं, बैचलर डिग्री इतने लोग ले लेते हैं कि अगर आप ले भी ले तो आपको कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि कोई मुनफरिद काम नहीं होगा। तो लिहाजा दोनों ही काम नहीं होने चाहिए कि हद से मुश्किल भी ना रखें और बहुत आसान भी ना रखें। आसान में मजा नहीं आएगा क्योंकि सब आपके बराबर आ जाएंगे, और मुश्किल में अचीव नहीं हो सकेगा। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी इन बिटवीन, कुछ दरमियान में होना चाहिए। अच्छा बच्चों, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो हमारे गोल्स हैं, ये जब हम सेट कर लेते हैं तो ये हमारी शख्सियत पे
बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, हाई प्रेशर, हमारे ऊपर हाई प्रेशर जो है ना वो पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत ज्यादा हाई किस्म का जो है, आप कह लीजिए कि एक जो सोच है या एक हाई किस्म का जो आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि अगर मैंने ये अचीव ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो एक ये भी बात मानने वाली है कि इतना ज्यादा प्रेशर आता है इससे। तो पर जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां भी हैं, और ये बुराई कोई छोटी बुराई नहीं है कि आप जो चीज अचीव करने जा रहे हैं उसका आपके जहन पे एक मुसलसल प्रेशर चलता जा रहा है कि अगर ये ना हुआ पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, उस प्रेशर में आके ना लोग, उस प्रेशर में आके लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस समझते ना आप, ओवरबर्डन्ड फील करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस को अगर ना रोका जाए तो स्ट्रेस हमेशा ले जाता है हमें डिप्रेशन, एक्सट्रीम डिप्रेशन। फिर हमारे पास कोई हल नहीं होता, फिर उस बंदे को उससे निकालने के लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो हमारे इदारों में तो नहीं, जो इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं वो आमतौर पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अपने साथ रखते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट तो साथ रखते हैं। और ये बड़ा मजे का एरिया है, इसमें से एक आध कोर्स में पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मेरा एरिया है, तो वो मैं पढ़ाता हूँ, बड़ा मजे का कोर्स है। और इसी तरह एक कोर्स है ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरैक्शन, इसके अंदर मुझे बहुत लाइक करते हैं टेक्नोलॉजी विंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। वो कहते हैं कि ह्यूमन एंड कंप्यूटर इंटरैक्शन में जो है ना बशीर साहब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं या बड़ा अच्छा समझा देते हैं। तो बहरहाल तो ये स्ट्रेस से निकालना बड़ा था। तो आप ये कह सकते हैं कि मुश्किल गोल रखने से, अनअचीवेबल गोल रखने से इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं, और बहुत आसान गोल रखने से भी उसे एक एहसास कमतरी होगी कि मैंने क्या अचीव किया जो हर बंदे करता जा रहा है। लेकिन ये बात मानने की है कि जब हम बहुत ज्यादा ओवर फोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल्स पे तो उसका स्ट्रेस होता है, जिसका डर होता है कि आप डिप्रेशन में ना चले जाएं या आप लैक ऑफ मोटिवेशन में ना चले जाएं, लैक ऑफ मोटिवेशन में ना चले जाएं, यानी आपकी जो है वो अपने अंदर आपके मुहर्रिक कोई ना रहे, काम करने की कोई वजह ना रहे। लेकिन ये भी बात ठीक है कि गोल सेट करने का एक बड़ा सीरियस नुकसान ये होता है कि हम जब गोल सेट कर लेते हैं तो कहा ही जाता है कि ये एक तरह से इतना को फोकस्ड हो जाता है, यानी आप एक रास्ता चूज कर लेते हैं, ओनली वन वे, तो आप एक ही वे चूज कर लेते हैं। अच्छा, जब आप एक ही रास्ता चूज कर लेते हैं तो अदर अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती, अदर अपॉर्चुनिटीज फॉरगो, वो चली जाती है आपके हाथ से। ये तो बात ठीक है, अब ये तो होना ही है। वैसे हमें भी ड्रॉबैक में डाल दें भाई एक गोल फोकस करेंगे दूसरा गोल नहीं अचीव कर सकेंगे, तो नेचुरल बात। लेकिन ये बात जरूर है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज उसके लिए एलोकेट कर देते हैं, ऑल रिसोर्सेज एंड टाइम एलोकेटेड, टाइम एलोकेटेड। तो इससे होता यह है कि आपके सारे वसाइल भी उस पर लगे और सारा वक्त भी उस पर लग गया। ठीक है, तो होगा क्या, यानी मिसाल क्या दी जा सकती है? मिसाल ये दी जा सकती है कि जब रोल्स रॉयस कार बनाने वालों ने ये तय किया कि वो बोइंग का इंजन बनाएंगे, तो पहले इंजन की डिजाइनिंग में 5 साल लग गए। मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए मैं देख
अच्छा बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि 5 साल उसकी डिजाइनिंग में लग गए। अब सोचिए 5 साल जब उसकी डिजाइनिंग में लग गए तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी फोकस्ड थी ना, एक अपॉर्चुनिटी, ओनली वन अपॉर्चुनिटी फोकस थी और कुछ नहीं था। तो एक ही अपॉर्चुनिटी फोकस थी, दूसरा काम हो नहीं सकता था। और 5 साल के लिए अपने वसाइल भी उसमें जोड़ दिए, अपने एम्प्लॉयज भी उसमें जोड़ दिए, और अगर 5 साल बाद वो इंजन नाकाम हो जाता, वो अपनी रिक्वायर्ड थ्रस्ट पैदा ना करता, तो सारा निजाम ही बेराबर हो जाता, यानी इदारा ही तबाह हो जाता, है ना। जैसे एक इदारा है दुनिया में, HAL, हाल, ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इन्होंने क्लेम किया था कि हम एक फाइटर जहाज बनाएंगे सन 1980 में। उसका नाम गालिबन इन्होंने रखा था तेजस। ये वो दौर है जब पाकिस्तान बहुत मुश्किल तैयारों को रिपेयर कर पाता था, यानी मेराज की रिपेयर वगैरह कर पाता था। तो इन्होंने इसके लिए इंजन डिजाइनिंग शुरू की, जिस दौर में उधर जो है रोल्स रॉयस इंजन बना रहा था उसका, बोइंग का, ये इधर इंजन बना रहे थे। इस इंजन का नाम है कावरे इंजन, कावरे इंजन। ये फाइटर जहाज का इंजन था, कावरे इंजन। तो जो कावरे इंजन है, ये इसके 3 डिफरेंट ब्लॉक बनाए गए, 3 डिफरेंट दफा इसको बनाया गया, और तीनों दफा ये अपनी रिक्वायर्ड थ्रोटल प्रोड्यूस नहीं कर सका। इसको में हर इंजन को कमोबेश 2 दफा रशिया भेजा गया कि इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन मेरा अपना परसेप्शन यह है कि रशियन ने सीरियस नहीं लेना था, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर हम इनको इंजन बना के दे देंगे तो हमारे भी कौन खरीदेगा, है ना। कोई किसी के लिए कहां काम करता है, ये चाइनीज हमारे लिए कर देते हैं, रशियन नहीं करते। तो उन्होंने नहीं किया, तो वो तेजस जो था वो डिले हो गया और वो सारा बजट तबाह हो गया। और उसकी वजह से आज हाल का ये हाल है कि कोई त्यारा को बना ले, यानी उन्होंने त्यारा तेजस बना दिया, उन्होंने इसराइल से मदद ले ली, उसको बना दिया 2008-9 में। अब इस वक्त को 25-30 त्यारे वो बना चुके हैं और पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल होगी, हमारी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग होंगे, आसान नहीं होंगे। आपको अपनी पूरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी लगानी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, रिमेन अचीवेबल। चैलेंजिंग है लेकिन ऐसा नहीं कि अचीवेबल ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि द एक्सट्रीम्स में से नहीं है। एक्सट्रीम क्या है? एक तो ये कि आप लोग अनरियलिस्टिक चैलेंजेस पकड़ लो, ऐसे अनरियलिस्टिक चैलेंजेस जो आपसे हो ना सके, और या ऐसे पकड़ लो जो बहुत आसान है। तो बहुत आसान भी नहीं चाहिए, वरना स्लैकिंग ऑफ हो जाएगा और आपको फीलिंग आएगी कि आपने कुछ ऐसा किया जो वर्थलेस है, और उससे क्या पैदा होगी? लैक ऑफ इंस्पायरेशन। लिहाजा आपको काम वो करना चाहिए जिसके अंदर चैलेंज हो, कैपेसिटी पूरी लगे, मेहनत बहुत करनी पड़े, लेकिन आपकी कैपेसिटी के अंदर अंदर हो, अचीव हो जाए। और आसान बिल्कुल ना हो, कि क्योंकि आसान होगा तो फिर भी आप अपने आप को वर्थलेस काउंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाकी लोग उसको अचीव कर लेंगे, फिर बाकी लोग भी अचीव कर लेंगे, तो घोड़े और गधे फिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ? नहीं बच्चों, तो आपको घोड़ों में दौड़ना है, तो लिहाजा अपने आप को दूसरों से मुनफरिद करना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी दुम का खास ख्याल रखना चाहिए वो बात। अच्छा, अदर प्रॉब्लम्स दैट आर परसीव्ड टू बी कॉज्ड बाय सेटिंग गोल्स। गोल्स क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये कौन सा वाला पॉइंट है? जब एक दफा गोल चूज कर लिया तो फिर तुम वो गोल पे ही फोकस करोगे, दूसरे गोल पे फोकस
नहीं कर सकोगे। तो कैन लीड टू नैरो फोकस, दिस मीन्स दैट द अपॉर्चुनिटी फॉल्स outside the scope of recorded stated goals and potentially overlook at the as time spent on the opportunity will not have to achieve previously agreed goals। तो तुम्हारी सारी एनर्जी इस पे लग जाएगी और अगर वक्त गुजर गया और रिसोर्सेज आया हो गए तो प्रीवियसली एग्रीड गोल्स के ऊपर के अलावा आप कोई दूसरा गोल अचीव नहीं हो सकेगा। एंड गोल्स में जनरेट स्ट्रेस, क्यों और क्या क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड रेफरेंस टू नीडिंग कॉन्स्टेंटली परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। आपको मुसलसल हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपकी शख्सियत में स्ट्रेस आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो पहली प्रॉब्लम का तो हल साथ ही लिख दिया उसने कि गोल सेट करते हो चैलेंजिंग गोल रखना, ठीक है, लेकिन अचीवेबल रखना। दूसरी बात यह है कि अनरियलिस्टिक भी ना रखना और आसान भी ना रखना। और फिर क्या कहता है, गोल्स जब तुम एकदम पिक कर लोगे तो नैरो फोकस हो जाओगे, फिर उसी गोल को अचीव कर सकोगे जिसके ऊपर तुम्हारे रिसोर्सेज लगे। और अगर तुमने हिम्मत ना मारी, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी गई और बाकी भी हाथ से निकल गई। और फिर गोल्स जो है स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं, उसका भी कोई हल आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? अब यहां तक तो बात होगी। हमारी किताब में अब इससे आगे ये बताया जा रहा है कि हमें गोल सेट कैसे करने चाहिए। और यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि हाउ टू सेट चैलेंजिंग गोल्स। चैलेंजिंग गोल्स हमें कैसे सेट करने चाहिए। तो चैलेंजिंग गोल्स को सेट करने के लिए ये हमें इस तरह की तरबियत देते हैं कि देखिए, पहला काम ये कीजिए कि जब भी आप गोल सेट करें, रियलिस्टिक गोल सेट करें। रियलिस्टिक बट चैलेंजिंग। क्या करें? चैलेंजिंग गोल्स सेट करें। ठीक है जी? अच्छा, एक तो बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कामयाबी तो अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करें। नॉट टू इजी, कभी भी बहुत आसान गोल सेट ना करें, वरना इतने वसाइल रख के आसान गोल लेने का क्या फायदा। जब अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, इतने वसाइल दिए, तो फिर उसके मुताबिक अपनी शान के मुताबिक गोल चूज करें ना। तो बहुत आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल भी। अच्छा, उसके बाद ये है कि होना ये चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो ना आप, ऑर्गेनाइजेशन की, तो गोल्स थोड़े से क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। इतने को फ्लेक्सिबल होने चाहिए टू कैप्चर अदर अपॉर्चुनिटीज। इतना को तो कम से कम रखें कि अदर अपॉर्चुनिटीज को क्या किया जा सके, कैप्चर किया जा सके, कि उसके नियर अबाउट है। भाई ज्यादा नहीं, लेकिन नियर अबाउट तो होनी चाहिए ना चीज। क्या हाल है? जैसे वो एक लीडर है, उसको किसी ने पूछा कि आपने जो एलएनजी का टर्मिनल बनाया है, ये तो एलएनजी ही करेगा, ईरान वाला प्रोजेक्ट तो बीच में रह गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने लाइन इस तरह से बिछाई है कि अभी एलएनजी यूज करें, जब कभी ईरान से हमारा राब्ता बहाल हो जाएगा, इसका एक टर्न देंगे और 30 किलोमीटर की लाइन एक अटैच करेंगे, उसके साथ अटैच हो जाए। यानी जब भी आप कोई चीज डिजाइन करें और उसके नियर अबाउट कोई अपॉर्चुनिटीज है, तो उनको अवेल करने की कोशिश करें। जैसे आप सीए करेंगे तो एट अ टाइम आप ऑडिटर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर टैक्स की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या उसे आपकी फर्म छोड़ दे? नहीं, टैक्स के लिए भी कोई छोटा सा यूनिट जरूर बनाए, उसके लिए भी 2-4 एम्प्लॉइज रखने चाहिए ताकि टैक्स के केसेस भी हैंडल हो जाए, ऑडिट के भी हो जाए। तो इसलिए नियर अबाउट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना बेवकूफी है। तो कहने का मतलब बात है, रियलिस्टिक रखें, आसान ना रखें, लेकिन
क्या करें, फ्लेक्सिबल रखेंगे, जो करीब करीब की अपॉर्चुनिटी को वहां से जानी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमेशा इंश्योर करें इंप्लॉय पार्टिसिपेशन, इंप्लॉयज का पार्टिसिपेशन जरूर इसमें इंश्योर करें कि इंप्लॉयज की राय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाजमी इन्वॉल्व हो इसके अंदर, ताकि इंप्लॉयज इसकी ऑनरशिप लें, इंप्लॉयज इसकी ऑनरशिप लें। देखिए कोई भी फैसला घर में हो जाए ना जिसमें आपसे ना पूछा जाए, गाड़ी खरीदने का, एसी लगाने का, और बाद में वो चीज खराब निकले तो आप सबसे पहले कहेंगे जनाब मेरे से नहीं पूछा गया, लिहाजा मैं इसका जिम्मेदार नहीं। लेकिन अगर घर वाले राय शामिल कर लेते तो फायदा ही होता कि चलो उसकी खराबी में आप इन्वॉल्व ना होते, आप कहते चूंकि मैंने भी चॉइस की थी तो मैं रिमोट नहीं छेड़ता, ठीक है ना, कम से कम आप खराबा ना करते जो आप कर रहे। क्या ख्याल है, गाड़ी के टायरों में से हवा आप ना निकालते, कहते यार मेरा फैसला, फिर कल को मुझे कहेंगे कि यार तूने कहा था कि गाड़ी लेनी चाहिए। तो लिहाजा फैसले में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, बताइए इसका क्या फायदा होगा। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका क्या फायदा होगा बच्चों। शाबाश जी जी, चेक एंड बैलेंस। जब आप काम कर रहे हैं तो चेक एंड बैलेंस रहेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो अप टू डेट है अकॉर्डिंग टू टाइम, डिले तो नहीं हो गया, और जिस मियार पे हम काम कर रहे थे क्या ये उसी मियार पे काम हो रहा है, तो इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा आप सब बच्चे जानते हैं ये बात हुई थी लास्ट टाइम भी, इस पे बड़ी तफसील हुई थी कि अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए क्या कहा था इसके अंदर हमने, अलाइन करना है, मिला लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ अचीव करने जा रही है तो इसके अंदर एम्प्लॉइज के कुछ पर्सनल गोल्स को शामिल कर लीजिए। भले आप उन्हें कोई व्हीकल ऑफर कर दीजिए, कन्वेंस ऑफर कर दीजिए अचीवमेंट की सूरत में, कोई घर बनाने के लिए लोन ऑफर कर दीजिए, या कम से कम बोनस ही ऑफर कर दीजिए, ताकि उन्हें एहसास हो कि इनका मकसद हल होगा तो हमारा भी मकसद हल हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में काम ऐसे ही चलता है ना। जैसे वो थे ना, दो उर्दू स्पीकिंग गप्पे लगा रहे थे, तो उसने कहा कि याद है मेरे दादा ने 3 शेर मारे, तो चालू अगे कट, कहता है जब तेरे दादा ने 2 शेर मारे थे, वो सोटा भी तेरे घर में पड़ा उसी से तो मारे थे, कहता हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया। तो आप उससे 2 शेर मरवाएंगे तो आपके 3 मरेंगे, और अगर आप उससे कोई शेर नहीं मरवाते तो आपके भी शेर नहीं मारेगा। क्या समझे, ये दुनिया का असूल है, कुछ लो और कुछ दो। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन अकेली अचीव कर ले, नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को अकेले नाने कोई नहीं देगा, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज को भी देना पड़ेगा ताकि वो आपस में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। जैसे वो 2 बच्चे अलाइन हो गए ना एक दूसरे के साथ शेर मारने के मुकाबले, है ना बच्चों। हालांकि तो उसके दादा के 3 है, लेकिन चलो 2 उसके दादा के इसलिए आ गए, तो उसने कहा ठीक है मुझे याद आ गया, और अगर ना आता तो उसने उसके दादा के बढ़ा देने, 4 पे तो याद आ ही जाना नहीं बच्चों। अच्छा, तो अब ये तो बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आ गया कि एक ना सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना आप लोग, तो ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। जब कुछ ना कुछ नया आएगा, इफ देयर इज समथिंग न्यू, if there is something new, so you have to learn. Where there is new technology, new computer, new machine, जहां लफ्ज आ गया न्यू, आपको किस चीज की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के बगैर तो नहीं चला सकते ना आप उसको। तो एक सिस्टम होना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है
आप टीम को भी डेवलप करते जाए ताकि उसके साथ इक्विप होते जाए। और लेकिन ये सारा काम चलेगा जब इस सारे काम के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ख्याली पुलाव पकाने का कोई फायदा नहीं। क्या ख्याल? जैसे आप रोजाना बिरयानी पकाते रह रहे, घर में चिकन ही नहीं बन जाएगी बिरयानी। क्या हाल? आपने अम्मी को बिरयानी मसाला ही नहीं ला के दिया और फोन करेंगे तो क्या होगा? वो यही कहेंगे बेटे पुलाव पक सकता है, बिरयानी नहीं बन सकती है कि नहीं? ना तो घर में हरी मिर्चें हैं, ना घर में तूने चिकन लेके आया, तुझे इतने दिन से कह रही हूँ। तो जब नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो लिहाजा ये ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही एडिक्वेट रिसोर्सेज देंगे तो बिरयानी खाएंगे आप, यानी रिसोर्सेज होंगे तो प्रोजेक्ट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये रिसोर्सेज सिर्फ पैसे के नहीं होते, इसमें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, इसमें टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्स होते हैं। घर में तो सिर्फ एक ही रिसोर्स होता है, क्या? पैसा ज्यादा बड़ा रिसोर्स होता है। यहाँ पे भी पैसा बड़ा रिसोर्स है, लेकिन मालूमात भी बहुत बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन भी बहुत बड़ा रिसोर्स है। क्लियर बच्चों? अब जरा रिपीट करते हैं। पहली बात क्या है? गोल कैसे रखेंगे आप? दूसरा काम क्या करेंगे? आसान नहीं रखेंगे। और कैसे रखेंगे? क्यों फ्लेक्सिबल रखेंगे? बाकी अपॉर्चुनिटीज को भी तो अवेल करना है ना। अच्छा, और जब गोल सेट करेंगे क्या करेंगे? एम्प्लॉइज की राय लाजमी शामिल करेंगे। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जहां हम स्लो हो जाएं या कुछ गलत करें उसको ठीक करने का मौका मिल जाए। और फिर बच्चों इंटरेस्ट, यानी दोनों के इंटरेस्ट को मैच करें, एम्प्लॉइज के भी और साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और क्या हो? एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि हमारा काम कामयाबी से हो जाए। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ना हमारी जो बेसिकली किताब है उसके अंदर इसको पता कैसे लिखा है? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट एंड अचीविंग बिजनेस गोल्स। अच्छा, इसमें ना एक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओटीएल है, एक कंपनी है ओटीएल लिमिटेड। अच्छा, ये ना कहानी है कि ये हमारा एक पुराना कोर्स होता था बिजनेस मैनेजमेंट का, उसके अंदर ना पेपर में केस स्टडी आते थे, तो हम उन केस स्टडी को सॉल्व किया करते थे। तो ये एक केस स्टडी का सोल्यूशन है। वहां पे क्या हुआ था? उस केस स्टडी में कुछ मिसमैच हुआ था, गोल सही नहीं सेट हो रहे थे ओटीएल के, तो उस वक्त बच्चों ने ये सॉल्व किया था कि इसमें ये होना चाहिए। इस किताब को छापते हुए उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो बच्चों का बना हुआ सोल्यूशन किताब में छाप दिया। यानी जो किसी सीए के स्टूडेंट ने ये सोल्यूशन लिखा होगा, उन्होंने सीए के स्टूडेंट का सोल्यूशन उठा के किताब में छाप दिया। कि इतना अच्छा बनाया उसने, देखो उन्होंने ओटीएल का नाम भी नहीं काटा, हालांकि उन्हें चाहिए था कंपनी का नाम हटा देते, शायद इतना टाइम नहीं होगा, तो बहरहाल उन्होंने ऐसे छाप दिया। तो देखिए क्या छापा होगा, कहता है द गोल शुड बी बेस्ड ऑन ग्रोथ पैरामीटर कॉज रीजनेबल एंड चैलेंजिंग फॉर एम्प्लॉइज, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए। क्योंकि ओवर एम्बिशियस रखोगे तो क्या होगा? कल को फ्रस्ट्रेट हो गए, आपका क्या कर जाएगा, अम्मा बात की कोई नहीं है, ये सीए करना है, साथ मेडिकल में दाखिला ले लेना, शाम को सीए क्लासेस पढ़ूंगा, सुबह वर्किंग एडमिट मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, 2-4 दिन बिरयानी खा लोगे अम्मा से, उसके बाद जूते खाओ, तो उसकी वजह ये गोल अचीवेबल नहीं है। क्या समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होने चाहिए ना, आसान रखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, हर बंदे के साथ आके खड़ा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, द एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग प्रोसेस बिकॉज देयर इनपुट एंड इन्वॉल्वमेंट एंड तो क्या होना चाहिए? गोल सेटिंग में हमें एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। लोग जिस तरह राय तो दो कि क्या राय होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, टोयोटा ने जब क्वालिटी पे बात की तो टोयोटा ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि हर एम्प्लॉय को 5 सजेशन देनी पड़ेंगी। कितनी? 5 सजेशन हर एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। आप यकीन करें, जब उन्होंने सजेशन इकट्ठी की तो उनमें से बहुत कम ऐसे थी जो काबिल अमल नहीं थी, वो सारी अमल में लगा दी। वो जब लगा दी
तो टोयोटा दुनिया में आज इतनी डिमांड की जाती है कि लक्सस के नाम से मर्सिडीज को भी बीट कर गई है, BMW को बीट कर। तो एम्प्लॉइज की तजावीज सुनने से कितना फर्क पड़ता है, चूंकि वो उस काम के अंदर इन्वॉल्व थे और उन्हें अपनी गलतियां पता थी। उन्होंने बताया कि ये काम अगर इस तरह कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और आज वो दुनिया में लीडिंग कार सेलर है। अच्छा बच्चों, द कमर्शियल गोल ऑफ OTL शुड बी अलाइन विद द पर्सनल गोल्स। क्या होना चाहिए? जो जाती गोल है उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को जीते तो एम्प्लॉय को भी कुछ मिलना चाहिए। अच्छा बच्चों, OTL should be able to generate adequate resources to meet goals। वसाइल इतने होने चाहिए कि जो मशीन खरीदनी है, कंप्यूटर खरीदने हैं, उसके लिए पैसे तो होना हमारे पास। क्या हाल है? adequate resources। The goal should be flexible, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज हाथ से ना निकल जाए। अच्छा बच्चों, ठीक हो गई बात। तो ये बच्चों हमने बात की और इसके बाद आ गया क्या जी, मार्केटिंग गोल्स कैसे रखे जाते हैं। अच्छा, ये जो गोल्स ना अभी तक जो आपने रखे ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे थे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत ज्यादा मार्केटिंग बेस्ड होती है, यानी कस्टमर बेस्ड होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काम होती है। ये ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस है। ये ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट है कैसे थे, ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे गोल सेट करने हो जो मार्केटिंग बेस्ड हो, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग बेस्ड गोल्स। कौन से गोल्स बच्चों? मार्केटिंग बेस्ड गोल्स। कौन से गोल्स? मार्केटिंग बेस्ड गोल्स अगर बनाने हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन और पिछले ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा फर्क है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? मैन्युफैक्चरिंग। और ये कौन सी है? मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट बेचती है। तो आजकल कंपनियां जो है ना बहुत ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। क्या हो गई है? मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब है वो कहती हैं जो कस्टमर कह रहा है ना वो ठीक है। तो मार्केटिंग ओरिएंटेड होने के बाद गोल्स के अंदर ना ज्यादा झलक कस्टमर की नजर आएगी। कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर क्या कहता है। तो अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो हमें ये नजर आएगा कि आम तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ी इस एंगल से आपको नजर आएंगी, जैसे कि मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कहती हैं कि जब भी आप गोल सेट करें तो अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करें। मार्केटिंग बेस्ड गोल कभी भी इन्वॉल्व किए बगैर नहीं होते, और अगर आप इन्वॉल्व ना कर सके तो कम से कम क्या करें, अवेयर, इन्वॉल्व कर सके और अवेयर कर सके। अच्छा, ये काम दोनों जरूरी है। इन्वॉल्व का मतलब क्या, उनकी राय शामिल करो। अवेयर का मतलब यह कि उन्हें याद कराते रहो, क्योंकि बात होता है ना बंदा राय देके फिर अपनी राय ही भूल जाता है। ऐसा दुनिया में होता है कि नहीं होता? कि बंदा अपनी ओपिनियन देके खुद ही बात को भूल जाता है। कहते नहीं, जब आप राय ले लें, जब उनकी ओपिनियन ले लें तो उन्हें क्या करें, बार बार याद दिलाते रहे कि ये हमने करना है। तो लीडर का काम है ना हमेशा बात को याद दिलाते रहना, है ना जी। जैसे आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में क्या होता है कि जब कोई जंग लड़नी होती है तो एक नारा बनाया जाता, दुश्मन को हम सफा हस्ती से मिटा देंगे। तो फिर क्या होता है, लीडर सिर्फ बोलता है दुश्मन, तो बाकी सफा हस्ती से मिटा देंगे। ऐसा आपने देखा होगा। मैं उर्दू ट्रांसलेट कर रहा हूं इंग्लिश मूवी, ऐसा होता नहीं होता, है ना बच्चों।
तो ये नारे क्यों लगाए जाते हैं? हक है बोला, सच है बोला, है ना बच्चों? ऐसा ऐसा बोला था वो उल्तरज, है ना? तो ये क्यों बोलते हैं? ताकि अवेयर रहो, याद रहो। अच्छा, नहीं वो उन्होंने वो लेक्चर पढ़ लिया ना, लेक्चर दोनों का सेम है, उन्होंने वो लेक्चर पढ़ लिया। यानी टीम मोटिवेशन। अच्छा, अब ये तो आपको याद हो गया ना कि सर ने क्या बोला है। सर ने बोला है कि आपने गोल सेट करते हो तो उनकी राय लेनी है, लेकिन राय उन्हें याद दिलाते रहनी है, जज्बा नारा लगाते रहना। लेकिन एक होती है टीम स्पिरिट, टीम मोटिवेशन। देखिए, इंडिविजुअल मोटिवेशन में और टीम मोटिवेशन में फर्क है। इंडिविजुअल मोटिवेशन ये है कि जैसे ये बच्चा है, ये कहता है जी मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर, ठीक है, और आज के मैच में मैं 3 गोल निकाल दूंगा। ये कौन सी मोटिवेशन है? ये इंडिविजुअल मोटिवेशन। ये नुकसानदेह होगी। क्यों? कि जब वो देखेंगे कि आज ये ज्यादा कुछ बिखर रहा है, आज ही कुछ ज्यादा ही, आज किसी ने इसके अंदर 2 से ज्यादा डाले हुए, अच्छा, वो 2 डिफेंडर इसके साथ लगा देंगे कि लो भाई इसके पास गेंद नहीं आ रहे थे, फाउल कर देना, हॉकी रख देना, बस ये जिधर भी जाएगा और कुछ नहीं तो इसकी टांग में लांगड़ी डाल देना, ये इसको गोल नहीं करने देना। तो उसको अकेले में रोकना बड़ा आसान। लेकिन अगर हम सब मिलकर कहते हैं कि आज हम 3 गोल दुश्मन पे ज्यादा करेंगे, तो हम इसके आगे का डिफेंडर आ जाता तो ये क्या करेगा? ये पास दूसरे को दे देगा जो डी के ऊपर अकेला खड़ा, 25 लाइन के करीब खड़ा है अकेला, उसको पास दिया, गोल हो गया। अच्छा, अकेले के तौर पे देखा जाए तो इस बेचारे का गोल काउंट नहीं होगा, पास लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि पास इसने बड़ा अच्छा दिया, लेकिन गोल नहीं लिखा जाएगा। लेकिन टीम जीत जाएगी। और हो सकता है उस जज्बे के, अगर ये अकेला एक भी ना करता, अगली दफा वही इसको पास दे रहा हो और उसी मैच में इसके लिए 3 नहीं 1 या 2 गोल बन जाए, अदरवाइज खुद भी नहीं होने, टीम भी हार जानी थी। तो ये जो सैक्रिफाई करने का जज्बा है ना, कि मैं गोल ना करूं अगर मैं घेरा गया हूं, लेकिन मेरा जोटीदार या मेरा टीममेट गोल कर दे, दिस इज टीम स्पिरिट, दिस इज टीम स्पिरिट। यही कुर्बानी, क्या समझे? तो टीम में हमेशा क्या होती है? सैक्रिफाई होती है, इसको हम टीम स्पिरिट कहते हैं। तो टीम मोटिवेशन हो सकती है और इंडिविजुअल मोटिवेशन हो सकती है। हम किसकी बात करें? टीम मोटिवेशन की बात करें। तो इन्वॉल्व एंड अवेयर। आगे क्या आ गया? एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आइडेंटिफाई वीकनेसेस, हमेशा वीकनेसेस को क्या करें? आइडेंटिफाई करें। किसमें? अपने टीममेट में वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्या करें? ओवरकम करें। देखिए, बहुत बड़ा मसला है दुनिया। इंसान इस शर्मिंदगी में नहीं पूछता किसी से कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं आता। और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज का जो लोगो है ना, उसके नीचे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, 3 वर्ड लिखे हैं, करेज टू नो। करेज टू नो ये है कि पूछो कि तुम्हें कोई बतलाए। यानी इंसान आधी जिंदगी इसमें गवा देता है कि मैं पूछूंगा ना पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, जबकि हकीकत यह है कि इंसान को सबसे पहले लर्निंग का असूल यह है कि आपने इतनी करेज होनी चाहिए कि आप लोगों से कहें यार ये मुझे नहीं पता, ये मुझे को बताए। लिहाजा वीकनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि किसी से सीख कर उसको क्या किया जाए? ओवरकम किया जाए। जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टीम में ये चीज नहीं करेंगे कि यू कैन डिस्कस ओपनली विद अस, तब तक आप मुश्किल का शिकार रहेंगे। क्या समझे? है ना जी? तो अब देखिए,
लोगों को इन्वॉल्व करना है किसके अंदर, गोल सेटिंग, उन्हें याद कराते रहना है और उनको एक टीम बनाना है और उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि जो चीज किसी को नहीं आती वो दूसरे से सीखे और वो माने कि हाँ नहीं आता, कोई मसला नहीं, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं। चूंकि इल्म इंसान ने जो दुनिया में सीखा है उसमें क्या शर्म है, किसी की नजर से वो चीज गुजरी, किसी की नजर से नहीं गुजरी, लिहाजा उसको सीख लेने में ही फायदा है। तो लिहाजा टीम स्पिरिट होगी तो अल्टीमेटली क्या आएगी, टीम एफर्ट आ जाएगी, टीम एफर्ट, फिर आपकी टीम एफर्ट आ जाएगी। टीम एफर्ट में आप एक दूसरे को कूप अप कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे के साथ गैप को मैच करके ब्रिज करके चल रहे होंगे, लिहाजा एक टीम एफर्ट आ जाएगी जिसके अंदर बेस्ट आप ड्रॉ कर सकेंगे। क्योंकि आप देखिए जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, आपको विनिंग टीम वही मिलेगी जो हर डिपार्टमेंट में अच्छी, यानी उनमें अंदर टीम एफर्ट है, डिफेंस लाइन भी अच्छी है, अटैक लाइन भी अच्छी है, बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी है। तो जब तक वो टीम एफर्ट नहीं होगी कामयाबी नहीं मिल सकती। कि देखिए अगर टोयोटा अच्छी गाड़ी है तो सिर्फ टोयोटा का इंजन अच्छा है, इसका मैकेनिकल इंजीनियर अच्छे, लेकिन उनका फ्यूल इंजेक्शन भी अच्छा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी अच्छे, उनकी सस्पेंशन भी अच्छी है और चेसी डेवलप भी अच्छी करते, तो एरोडायनेमिक इंजीनियर भी उनके अच्छे हैं। क्या हाल है, अच्छा उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी अच्छा है, तो इसका मतलब है उनके पास फाइन आर्ट्स एक्सपर्ट भी अच्छे हैं। अच्छा वो कॉस्ट भी मीट कर लेते हैं, तो इसका मतलब उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छे हैं। तो ये सारी टीम एफर्ट है। अगर इनमें से एक एफर्ट कम कर दीजिए, कॉस्ट मैनेज नहीं हुई, गाड़ी महंगी बन गई, कंज्यूमर खरीद नहीं सकता, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे नहीं थे, गाड़ी ना काम हो गई। इंजन कर दीजिए, चलिए बैटरी कर लेते हैं, बैटरी खराब डाल देते हैं, तो जब आप नई गाड़ी कर लेके जाएंगे, सेल्फ मारेंगे और गाड़ी की करके बंद हो जाएगी, तो पड़ोसी कहेगा यार मैं दिन पहले ही कैसी होंडा ला ला। ठीक है ना। तो बातें ऐसी होती है। मैं एक फॉल्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ बैटरी की, लिहाजा ये टीम एफर्ट है। हर चीज को परफेक्ट करेंगे तो परफेक्ट होगी। क्या हाल है बच्चों, इज इट सो और नॉट? तो अब कितनी बातें हो गई, इन्वॉल्व करेंगे, याद दहानी कराते रहेंगे, क्या होगी, अवेयरनेस पैदा करेंगे और टीम स्पिरिट, टीम एफर्ट, और आइडेंटिफाई करेंगे वीकनेसेस को, ओवरकम करेंगे। अच्छा, टीम एफर्ट को हम एक और नाम भी तो दे सकते हैं, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, इंश्योर कोऑर्डिनेशन। लेकिन असल में होता पता है क्या है, हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें एक खामी होती है। वो खामी ये होती है कि हम अपनी टीम को पूरी टुकड़ों में बांट देते हैं। मिसाल तौर पे जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमने खामी एक हमने बांट दिया। अब जो समुद्र में काम करते हैं वो अलग है, वो नेवी है, और जो फिजा में काम करते हैं वो अलग है, और जो जमीन पे जंग लड़ते हैं वो अलग है, और उसके अंदर भी फिर कोर है, लॉजिस्टिक्स वाले अलग हैं, ठीक है जी, अच्छा तोपखाने वाले अलग हैं, टैंक वाले अलग हैं, अच्छा और प्यादा फौज अलग है। तो ये बड़ा ब्रेकअप है। लेकिन जब आप जंग लड़ने जाते हैं तो अगर हमने अपनी आर्मी को आगे चला दिया और एयरफोर्स वाले शेल्टर देने ना आए, तो दूसरे की एयरफोर्स आगे हमारी फौजियों की टिंडगंजी कर देगी, क्योंकि उन्होंने ऊपर से बम्बारमेंट कर दी, कारपेट बर्मिंग की, तो हम संभालते फिरेंगे अपने जवानों को। लिहाजा हमें शेल्टर देना पड़ेगा कि उनकी एयरफोर्स आ रही है, पेशरफ्त कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स ऊपर से क्या करेगी, कवर अप कर रही। ठीक है, अगर वो हमें लड़ने आए तो ऊपर वाले अलग लड़ेंगे, नीचे वाले लड़ेंगे, लेकिन ताउन के साथ। और अगर साथ समुद्र लगता है तो नेवी को रोकना पड़ेगा, वरना उनकी आर्डों से आगे आगे हमारी फौज पे अटैक शुरू कर देंगे। लिहाजा जंगें कोऑर्डिनेशन से होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑर्डिनेशन से चलती है। टीम एफर्ट भी, टीम स्पिरिट भी, और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, ताउन भी चाहिए एक दूसरे। अच्छा बच्चों,
अब देखिए उसके बाद क्या है, कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस, ये पिछले वाली स्लाइड पे हमने लिखी थी एक चीज, जिसके अंदर हमने कहा था एक मैकेनिज्म होना चाहिए किस चीज का, जो चीजों को वॉच कर सके, यार्डस्टिक हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो, ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए कि आपको असेस हो सके कंट्रोल प्रोसेस। लेकिन आप कहिए मार्केट एक जैसी रहती है वक्त के साथ साथ, नहीं, मार्केट हर वक्त बदल रही है। एवरी मोमेंट देयर इज अ चेंज। इसलिए चेंजेस इन मार्केट ट्रेंड्स को लाजमी देखते रहना चाहिए। चेंजेस इन मार्केट ट्रेंड्स टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। सिंपली एक कंडीशन का ट्रेंड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। आप सोचिए आपके दादा अबू के घर में जो था वो विंडो वाला एसी था, आपके घरों में स्प्लिट के अलावा कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। आने वाले दौर में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज का कॉन्सेप्ट पहले से क्या हुआ है, तब्दील हुआ। यानी मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, 72 में जब गाड़ी बनती थी ना 80s में, तो कहते थे गाड़ी की बॉडी ठोस होनी चाहिए, यानी गाड़ी पहाड़ में लगा दो ना तो पत्थर टूटे गाड़ी टूटे, वो गाड़ी सबसे अच्छी। वक्त आने में पता चला वो सबसे गलत अप्रोच थी। उसके 3 बड़े नुकसान थे। सारी जिंदगी फ्यूल ज्यादा खाएगी, वजन ज्यादा लगाओ, तीसरी बार एक्सीडेंट की सूरत में अंदर के सारे लोग मर जाएंगे या शदीद जख्मी हो जाएंगे। और तीसरी चीज, जब आप उन्हें जाएंगे रिकवर करने के लिए या उनकी हेल्प के लिए, तो आप हेल्प नहीं कर सकेंगे। आपको पहले लोहार को लाना पड़ेगा या वेल्डर को लाना पड़ेगा, वो बॉडी काटेगा, और बॉडी काटने से जो चोटें लगेंगी उसमें वो ज्यादा जख्मी होगा। चूंकि अच्छा, वक्त के साथ साथ क्या सीखा कि ये बेवकूफी है। गाड़ी की चेसी मजबूत होनी चाहिए जिसके ऊपर इंजन पड़ा हुआ है, सीटें पड़ेंगी, लेकिन उसकी बॉडी हो सके तो लाइट वेट एल्यूमिनियम या फाइबर की बना दें। उसके 3 वही फायदे हो जाएंगे। उलट गाड़ी एक्सीडेंट में चेसी की बेस पे बचेगी अगर बचेगी। और दूसरी बात यह है कि एक्सीडेंट की सूरत पेट्रोल सारी लाइफ बचेगा, और एक्सीडेंट की सूरत में 2 जवान बच्चे फिर पकड़ेंगे, शीशा खोलेंगे, दरवाजे को खींच के मारेंगे, टेढ़ा करके बाहर बंदा निकालो। यानी वो उलट अप्रोच थी हमारी। हम समझते थे ठोस बॉडी लगाएंगे तो ठोस बॉडी उनकी ठोस कबर बना दी पकड़ के। तो वक्त के साथ साथ मार्केट ट्रेंड हमें सिखाते हैं कि हमारी अप्रोच क्या है, गलत है। जो लोग माहौल के साथ ही चलते बर्बाद हो जाते। हकीकत बात, एक बार टेट्रा पैक की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके ऊपर सारी सेल्स टीम को टाई शाई लगा के खड़ा कर दिया। जून का आखिर था, जुलाई 1 जुलाई या 30 जून थी। ये पसीने बच्चों के बह रहे हैं। आउटडोर फंक्शन था, टाई शाई लगाई हुई थी। गोरा साहब ने आना था, जो कंट्री मैनेजर थे। गोरा साहब आए, उन्होंने पतले से कपड़े का, पतला सा कपड़ा होता ना, कुर्ता शलवार पहना हुआ था। मार्केट ट्रेंड, उसने कहा पाकिस्तान की और गर्मी है तो मुझे कुर्ता शलवार पहनना चाहिए। उसने कुर्ता शलवार पहना और आ गया, और उधर जनाब टाई के नीचे शीरा रह रहा सारे पैसे, और वो हाथ में ला रहा है, हाथ सबके गिरे। 1 मिनट नमाज से हाथ साफ कर, ये ला। तो कहने का मतलब है ट्रेंड को देखना चाहिए, माहौल को देखो, उसके मुताबिक काम करें। क्या जरूरत है आपको वोट पढ़ा काम करने। अच्छा बच्चों, तो हमने क्या कहा, कस्टमर नीड्स का खास ख्याल रखें। कस्टमर नीड्स एंड रिलेशनशिप कस्टमर नीड्स है रिलेशनशिप। क्या मतलब हुआ, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करें ना यार, उसकी जरूरत क्या है। अगर आप उसकी नीड को नहीं समझ पाए तो फिर सारा काम ही गड़बड़ कर दिया ना आपने। क्यों भला। देखिए, एक चीज तो ये याद रखिए ना कि एक बंदा था, 2 रिसर्चेस की। ये रिसर्चेस में नाम भूल गया, एक बड़ा मशहूर ग्रुप है, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उन्होंने ये कहा कि देखिए बात यह है
कि सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है ना, सेटिस्फाइड कस्टमर पता है कितने लोगों को इत्तला देता है कि ये चीज खरीदो? एक सेटिस्फाइड कस्टमर 3 लोगों को जाके कहता है कि ये चीज खरीदो, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 12 लोगों को इत्तला देता है कि ये चीज ना खरीदो। सिंपल रीजन, इंसान प्लेयर में चिल्लाता है कि पेन में चिल्लाता है, तो वो 12 को क्यों बता रहा है? पेन में बहुत पेन चिल्लाई जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि यार क्या बात है, जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गालियां तो देनी शुरू कर देते हो बड़ी बड़ी, चौधरी भी आ जाएगा, 4 मलेगा, वो आ जाएगा, तो कहेगा याद रखना मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज के बाद ABC की गाड़ी कोई ना खरीदे, बल्कि उसे तो मस्जिद में ऐलान करा दे। ठीक है जी। लेकिन अगर उसने टोयोटा की गाड़ी खरीदनी है, होंडा की, तो चुप करके मजे में AC लगा के रोज जाएगा गाना गाता हुआ, है ना जी। अच्छा, और कभी कभार कोई जिक्र करेगा तो कहेगा हाँ यार ले लो, मैं तो कहता हूं मैं तो फिट, मतलब आई एम हैप्पी। क्या हालत है कि नहीं? ये उन्होंने रिसर्च से साबित किया। एक और बात उन्होंने, ये तो आप समझ गए ना नीड वाली बात, नीड समझोगे तो फिर कि नीड क्या है, उसकी नीड के मुताबिक। अच्छा, रिलेशनशिप का मामला क्या है? कहते हैं कि एक ग्रुप है, उसने बताया कि जो कमाई है ना वो कस्टमर से रिलेशन के 30 साल में होती है, कस्टमर से रिलेशन के 30 साल में होती है। इसमें वो रिसर्च ही जरा थोड़ी ज्यादा कैपिटल बेस या मशीन बेस इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर पहले साल मशीनों का खर्चा आ जाता था। जैसे फर्ज करें हम जनरेटर की सर्विस दे रहे हैं, तो पहले साल तो जनरेटर ही लगाया, कुछ टर्म्स वगैरह पे ज्यादा पैसे हमारे लगे, अगले साल कुछ कॉस्ट कवर हो गई, तो तीसरे साल हमने कमाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कस्टमर से रिलेशनशिप का तीसरा साल कमाई का साल। और ये बात मैंने उस रिसर्च में पढ़ी थी, और ये वो जो बाबा जी हमारे प्रेस में चाय देने आते थे उन्होंने भी मुझे बताई, उन्होंने अपने अंदाज से बताई थी बाबा चाय वाले ने। उन्होंने कहा देख पुत्र पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। खट्टी होती कमाई, तो चट्टी होता है नुकसान, तो पहला साल नुकसान का है और दूसरा साल बिक्री का है, हट्टी सज जाती बिक्री का, और तीसरा साल खट्टी का है। तो मैं कहा यार ये जो यार घरेलू प्रॉब्लम में लाया तो यार। अच्छा, तो सारी घर की बातें बाहर आके करते। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाह रहे थे कि देखो बात ये है कि जो चीज ऑक्सफोर्ड वाले रिसर्च करके बता रहे, चाय वाले बाबा ने मुझे बता दिया था बचपन में ही, कैसी वजह अजीब बात है। नहीं, हमारे यहाँ बाद लोगों के जो तजर्बात और मुशाहदात हैं बड़े आला हैं। जैसे आपके दादा अबू आप घर से निकल रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो फौरन कह देंगे कुड़िए ए मुंडा नहीं हूं सुधर सकता। एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी वो एक लेवल पे फोरकास्ट कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं। जैसे ये बच्चा जो खट्टी वाला है, ये निकली बात से यकीन है। अच्छा बच्चों, नहीं है मजाक कर रहा था, तो सीरियस ना हो जाएंगे, दिल छोड़ते पता लगेगा रावी में बच्चा कूद गया, नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा बच्चों, तो एक बात ये हुई। अच्छा, बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है कि लोगों को उनकी अप्रेज करो ना, कि भाई आपने कैसा परफॉर्म किया है, तो हर कुछ अरसे बाद उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो और उन्हें इनाम वगैरह दो ताकि लोग और मेहनत करें। तो आइंदा भी गोल्स अचीव करने में क्या होगा, फायदा रहेगा। तो देखिए कैसी मजे मजे की बातें की हैं आज हमने। पहली बात, इन्वॉल्व करें, ओपिनियन लें। दूसरी बात क्या है बच्चों, उन्हें याद कराएं। उसके बाद क्या है, टीम स्पिरिट, उनके अंदर मोटिवेशन लाएं, टीम स्पिरिट, और साथ टीम एफर्ट पैदा करें, कोऑर्डिनेशन पैदा करें, ताउन करें आपस में। अच्छा, और फिर बच्चों वीकनेस आइडेंटिफाई करके ओवरकम करें और कंट्रोल करें परफॉर्मेंस को, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस रखें, और फिर मार्केट ट्रेंड को समझें कि मार्केट आज क्या मांग रही वो बनाएं, और फिर
कस्टमर की नीड का अंदाजा करें, उसकी जरूरत क्या है, और फिर बच्चों परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक हो गई बात बच्चों? अब हमें ये बात समझ आइए। अब हम देखते हैं किताब ने इसको कैसे लिख दिया। किताब ने लिखा है ऑल डिपार्टमेंट हेड्स क्या होने चाहिए बच्चों? ये बच्चों पढ़ो जरा, fully aware of their responsibilities and duties। क्लियर जी? अच्छा, और अगर ये कंपनी कर गई तो उसे क्या मिल जाएगा? कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छा, द गोल सेटिंग सिस्टम वुड स्ट्रेंथन द डिपार्टमेंट हेड एंड सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ इट्स प्रमोट एन एनवायरनमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। जब आप उससे राय लेंगे और उनकी राय के बजाय काम नहीं करेंगे तो आपस में एक माहौल बन जाएगा। किस चीज का? टीम के, हम मिलकर काम करते हैं, हम मिलकर डिसाइड करते हैं। अच्छा बच्चों, गोल सिस्टम वुड हैव सेल्फ करेक्टिंग, यानी आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को खुद से क्या कर सकें? आइडेंटिफाई कर सके, करेक्ट कर सके। ठीक है ना? पहली बात ये की कि देखें, हमें चाहिए कि हम तमाम लोगों को जब इन्वॉल्व करेंगे, अवेयर करेंगे, तो एक टीम का जज्बा पैदा होगा। और फिर क्या कहा? एक सेल्फ करेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जहां हम गलत करें सिस्टम को ठीक हो जाए। एंड गोल सेटिंग सिस्टम वुड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वर्कर डेफिशिएंसीज, ताकि हम उसको क्या कर सकें? ओवरकम कर सकें। और हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकें लोगों की। जो वीक परफॉर्मर है उनकी मदद कर सकें, और जो अच्छे परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस को दूसरों के सामने रीइंफोर्स करें, ताकि दूसरे भी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकें। ठीक होगा बच्चों? अच्छा जी, गोल सेटिंग वुड हेल्प अस टू मार्केट ट्रेंड। हमें मार्केट ट्रेंड जो है वो समझ आने चाहिए कि कस्टमर के टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है और उसकी प्रेफरेंस में क्या चेंज आ रहा है। अब वो क्या चीज लाइक करता है, क्या नहीं करता। अच्छा, मैं छोटी सी बात, हम गाड़ियों की बहुत बातें करते हैं। आपको पता है यूरोप और अमेरिका की गाड़ियों के कलर हो रहे हैं और हमारे हो रहे हैं। आप अगर यूरोप और अमेरिका में देखेंगे तो वहां शॉकिंग पिंक कलर की गाड़ी, शॉकिंग ऑरेंज कलर की गाड़ी, शॉकिंग ब्लू कलर की गाड़ी ज्यादा होगी। अच्छा, वो जो शॉकिंग सा कलर होता है जो आंखों को चुभता है, जरा एक मिनट के देखिए, चारों तरफ स्नो पड़ी और उसमें से वो गाड़ी आ रही है तो उसकी लुक अच्छी लगेगी आपको, शाइनिंग, चारों तरफ सफेद ही सफेद है। ठीक है ना? ये क्लाउडी सीजन है और उसके अंदर ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर की गाड़ी आ रही है, डार्क ब्लू कलर की गाड़ी है। लेकिन जब हमारे यहाँ आएंगे तो ये कलर नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सनशाइन रहता है, उसके अंदर एक तो सूरज की रोशनी चुभ रही, ऊपर से उसकी इंक, उसका जो पेंट है वो भी चुभेगा। तो हम ज्यादातर ग्रे कलर करेंगे, व्हाइट कलर करेंगे, यानी वो कलर रखेंगे जो हमारी आंखों को ज्यादा लुभाते हैं। तो ये भी याद रखिए, टेस्ट, ये फर्क है हमारा और उनका। अच्छा, फिर देखिए, गोल सेटिंग वुड हेल्प अस टू अचीव ग्रेटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इससे ज्यादा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और ओवरऑल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। क्लियर बच्चों? इस लेक्चर से पहले अगर आपके अंकल या आपके अब्बू आपको एक शॉप दे देते पी सेंटर में, जा बेटा कुछ कर, तो आप दूसरों से पूछे होते। लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद आप कम से कम उस शॉप की चाबी पकड़ के ये अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे गारमेंट्स की दुकान खोलनी चाहिए, सीडीज की दुकान खोलनी चाहिए, या मुझे कंप्यूटर्स की शॉप खोलनी चाहिए। आपको अंदाजा हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों? और जब आप वो शॉप खोलेंगे तो उसके अंदर भी आपको कस्टमर की नीड का अंदाजा हो रहा होगा कि मुझे करना क्या चाहिए। नहीं बच्चों, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अच्छा, तो फिर इसको डन कर दूं आज।